हेलो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, इसके पहले हमने लाइम सोडा प्रोसेस और जियोलाइट प्रोसेस देख लिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आयन एक्सचेंज प्रोसेस देखने के पहले कुछ टर्म्स हैं उसे हम देख लेते हैं तो आगे पढ़ने में इजी होगा, है ना। तो जो आयन एक्सचेंजर रेजिन्स होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स और एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। कैटायन पॉजिटिव आयन होते हैं और एनायन निगेटिव आयन होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा, है ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वाटर को क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉफ्ट कर रहे हैं। वाटर में हार्डनेस क्यों होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के कारण। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पर क्या होता है? चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, कैल्शियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस, मतलब ये मेरे वाटर के कैटायंस हो जाएंगे। ठीक है, अब कैल्शियम में मैग्नीशियम के क्या मिलते हैं? क्लोराइड या सल्फेट, जिसके कारण वाटर क्या होता है हमारा? परमानेंट हार्ड, है ना। तो जो क्लोराइड है Cl माइनस और सल्फेट है SO42 माइनस, वो हो जाएंगे एज अ एनायन। ठीक है, तो कैटायन एक्सचेंजर कैल्शियम 2 प्लस के साथ एक्सचेंज करेगा। ठीक है, तो वाटर से कैल्शियम 2 प्लस चला गया और मैग्नीशियम 2 प्लस चला गया। उसी तरीके से जो एनायन एक्सचेंजर होंगे वो क्या करेंगे? वो वाटर में प्रेजेंट क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन को क्या करेंगे? एक्सचेंज करके उसको रिमूव कर देंगे। तो मेरे वाटर से कैल्शियम भी चला गया, मैग्नीशियम भी चला गया, क्लोराइड भी चला गया, सल्फेट भी चला गया, तो मेरा वाटर क्या हो जाएगा? सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आयन एक्सचेंजर रेजिन्स का एक जनरल डेफिनेशन है कि जो आयन एक्सचेंजर रेजिन्स होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। इसका स्ट्रक्चर जो होता है क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है और ये जो बने होते हैं वो जनरली बने हुए रहते हैं लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर, जिसमें माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है चेन में जो कि अटैच रहता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज में क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यही फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, तो मैंने बताया दो टाइप के एक्सचेंजर्स होते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स और एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। तो जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स होते हैं उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है मेनली होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH और SO3H ग्रुप। तो इस ग्रुप का जो H प्लस है वो रिमूव होगा कैल्शियम प्लस के साथ। ठीक है, हो गया। फिर सेम वैसी एनायन एक्सचेंज रेजिन्स होते हैं, उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है NR2 प्लस OH माइनस। सीधी सीधी बात बोलूँ तो मैं ये एक एमाइन ग्रुप है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ROH माइनस। अब इसका जो OH माइनस है वो वाटर में प्रेजेंस एनायन के साथ क्या होगा? एक्सचेंज होगा। ठीक है, तब आगे हम देख लेते हैं प्रोसेस का। अब कंप्लीट आयन एक्सचेंज प्रोसेस देख लेते हैं। तो उसके पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस को ही डी आयोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं और इसे ही डीमिनरलाइज प्रोसेस कहते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर पूछता है आपसे डी आयोनाइजेशन प्रोसेस के बारे में या डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, तो भी आपको इसे ही लिखना है। ठीक है, देखते हैं अब। तो यहाँ पर हम डायग्राम को और प्रोसेस को और ये केमिकल रिएक्शन को सबको एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सबको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे आपको दो टैंक दिख रहे होंगे। दो टैंक में से एक टैंक जो होगा वो कैटायन एक्सचेंजर रेजिन्स लगे होंगे और जो दूसरा टैंक होगा उसमें एनायन एक्सचेंजर रेजिन्स लगे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपने हॉट वाटर को कैटायन एक्सचेंजर रेजिन से होकर गुजारते हैं। ठीक है, तो हॉट वाटर को ऊपर से डाले कहाँ पर? कैटायन एक्सचेंजर रेजिन से, जो कि मिलके बना हुआ है किससे? फैटी एसिड से मिलके बना हुआ है, जिसमें H प्लस आयन क्या होगा? रिमूव होगा और वाटर में प्रेजेंट कैटायन को क्या करेगा? वो रिप्लेस करेगा, एक्सचेंज करेंगे दोनों। ठीक है, तो देखो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में उस चीज़ को समझते हैं कि क्या होता है।
RCOOH हमारे कैटायन रेजिन्स हैं। वाटर में प्रेजेंट होता है कैल्शियम क्लोराइड या वाटर में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम सल्फेट, तो वाटर क्या होगा, हार्ड। ठीक है, यहाँ पे MgSO4 होल ट्वाइस है, ब्रैकेट लगाना भूल गया था, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों के प्रेजेंस के कारण वाटर क्या है, हार्ड है। अब इसमें कैटायन किस में टूटेगा, कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ में। तो ये कैल्शियम क्या हो जाएगा, RCOO होल ट्वाइस Ca के साथ ऐसा वाला कंपाउंड बनाएगा। वैसे यहाँ पर RCOO होल ट्वाइस मैग्नीशियम बन जाएगा, प्लस इस एसिड से क्या निकले, H+ आयन, वहाँ पे 2 लिखा है तो कितने हो जाएंगे, 2H+, यहाँ पर से 2Cl-, तो 2H+ और 2SO4 2-। आया समझ में, मतलब इस कैटायन रेजिन्स पर क्या मिल गया, अब RCOO होल ट्वाइस Ca मिल गया। वहाँ पर से क्या रिमूव हुआ, एक्सचेंज हुआ, RCOOH, ये H रिमूव हुआ है बस, है ना। ये रिमूव होने के बाद यहाँ पर ये मिल गया। अब नीचे जो वाटर होंगे, वाटर में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, वाटर में रहेगा H+, है ना, Cl- और SO4 2-। ये वाटर में, ये वाटर से आप यहाँ पर से धीरे धीरे फिर पंप की सहायता से इसको फिर से ऊपर चढ़ाओगे, और अब ये कहाँ पे जाएगा, एनायन एक्सचेंजर रेजिन्स वाले टैंक में। क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब एनायन एक्सचेंजर रेजिन्स में हमारे पास क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH3OH, जो कि OH- एनायन के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे हमारे क्या, जो क्लोराइड थे वो और जो सल्फेट थे वो। ठीक है, तो वाटर में क्या मौजूद थे, Cl-, SO4 2- और H+ आयन, है ना। तो अब क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH3OH, देखिए ये Cl- को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, क्या बना लिया, RNH3Cl। अगर SO4 2- रहता तो क्या बना लेता, RNH3 होल ट्वाइस SO4 2-। क्लियर, और क्या निकल गया दोनों ही स्टेप में, OH-। ठीक है, तो जो मेरे वाटर में Cl- था, SO4 2- था, वो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनायन एक्सचेंजर रेजिन्स में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और ये OH- जो यहाँ पर से निकल रहा है इस रिएक्शन पे, वो OH- जो यहाँ पर वाटर में क्या आया था, H+ आयन आया था, उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, H2O। ठीक है, तो अब बताओ, आयन फ्री वाटर हो गया, जो यहाँ पर से जो वाटर मिलेगा वो क्या हो गया, आयन फ्री, ना उसमें कैटायन है और ना ही उसमें एनायन है। ठीक है, तो इसलिए इस आयन फ्री वाटर को ही हम डी आयोनाइज्ड या डीमिनरलाइज्ड वाटर कहते हैं। तो यहाँ पर हमको जो सॉफ्ट वाटर मिला है उसमें किसी भी प्रकार का कोई आयन प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं रीजनरेशन। ठीक, तो हमारा जो इस तरफ का पोर्शन है वो है कैटायन रेजिन्स का रीजनरेशन, और इस तरफ का जो पोर्शन है वो है एनायन एक्सचेंजर का, एनायन रेजिन्स का रीजनरेशन। मैंने सारी चीज़ों को एक ही पेज में रहने की कोशिश की है ताकि आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ में आ सके, इसलिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स थे, है ना, उसमें क्या था, RCOOH था, जो कन्वर्ट होगा धीरे धीरे RCOO होल ट्वाइस Ca और RCOO होल ट्वाइस Mg में। मतलब एसिड का जो H+ आयन है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, है ना। तो जब धीरे धीरे इसमें से H+ आयन टोटल रिमूव हो जाएंगे, तो जो एक्सचेंज हो रहा था कैटायन का, वो एक्सचेंज होना क्या हो जाएगा, बंद, क्योंकि मेरे अब इस रेजिन्स में भी क्या है, कैल्शियम, और जो मेरा हॉट वाटर उसमें भी क्या आ रहा है, कैल्शियम, तो इसमें एक्सचेंज नहीं होगा, तो धीरे धीरे ये बंद हो जाता है। तब इसको मुझको क्या करना है, फिर से रीजनरेट करना है, किसमें, RCOOH में। तो उसके लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, HCl मिलाते हैं। HCl को हम उसमें क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, डाइल्यूट HCl कर सकते हैं, या तो फिर अगर SO4 ले रहे थे तो फिर क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4 का यूज़ कर सकते हैं। दोनों एसिड में से कोई भी एक एसिड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर से हम देखिए, यहाँ पर जो डायग्राम में देखिए, एसिड सॉल्यूशन फॉर रीजनरेशन ऑफ रेजिन्स लिखा हुआ है, यहाँ पर से हम उसको डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जब ये प्रोसेस कर रहे हैं रीजनरेशन का, तब हॉट वाटर को डालना यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। ठीक है, रीजनरेशन होने तक के लिए।
तब क्या होता है इसमें कि मैंने डाला इसमें डाइल्यूट HCl फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे क्या मौजूद था, RCOO होल ट्वाइस Ca। तो इसको हम देख लेते हैं केमिकलेशन के फॉर्म में। तो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, अब कैल्शियम रिप्लेस हो जाएगा कैल्शियम 2+ और 2Cl- में, ठीक है, या तो फिर CaCl2 के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा, मेरा फिर से RCOOH क्या हो गया, जनरेट हो गया। अब ये जो कैल्शियम क्लोराइड जो मिला है मुझको, कैल्शियम 2+ और 2Cl-, इसको मैं इस चैम्बर पे नहीं रहने दूंगा, क्या करूंगा, वाटर की सहायता से उसे वॉश करूंगा, और यहाँ पे लिखा है वेस्टेज टू सिंक, यहाँ पर से उस वेस्ट को क्या कर लूंगा, मैं बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये चैम्बर मेरा रिफिल हो गया और वॉश हो गया। सेम अब चलते हैं एनायन रेजिन्स के रिजनरेशन में। तो एनायन के रूप में हम यूज कर रहे थे एनायन रेजिन्स में RnH3OH, इसका OH रिप्लेस हो रहा था Cl- से या SO4 2- से। तो यहाँ पे एनायन रेजिन्स में क्या आ गया, धीरे धीरे RnH3Cl आ गया, और क्या आ गया, RnH3 होल ट्वाइस SO4 2-, ठीक है। धीरे धीरे OH- क्या हो गए, गायब हो गए हैं, है ना। तो अब इसकी रिफिलिंग के लिए हम इसमें मिलाते हैं NaOH, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है NaOH का भी। तो NaOH को देखिए यहाँ पे बाजू में डायग्राम में देख लेते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रिजनरेशन ऑफ रेजिन्स। तो यहाँ पर से हम इंजेक्ट करेंगे NaOH को, ये NaOH अब रिएक्ट करेगा किससे, ये RnH3Cl या RnH3 होल ट्वाइस SO4 2- के साथ रिएक्ट करेगा। ये जो Cl- है वो रिप्लेस होगा किसके साथ, Na के साथ, तो बन गया NaCl, और क्या मिल गया, RnH3OH, जो हमको फिर से क्या हो गया, प्राप्त हो गया है, क्या, एनायन रेजिन्स हमें फिर से क्या हो गया, यहाँ पर मिल गया, प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब ये जो NaCl है इसको वाटर के साथ हम क्या करेंगे, साफ करके इस वेस्टेज को यहाँ पर वेस्टेज टू सिंक से बाहर निकाल लेंगे। तो अब ये जो मेरा प्लांट है वो फिर से तैयार हो गया है, मेरे रेजिन्स जो थे वो फिर से जनरेट हो गए हैं। तो अब मैं जो प्रोसेस जो यहाँ पे बंद किया हुआ था हार्ड वाटर को डालने का, उस प्रोसेस को फिर से ऑन करूँगा और सारा कंप्लीट प्रोसेस होगा। कैटायन एक्सचेंजर में कैटायन एक्सचेंज हो जाएंगे, एनायन एक्सचेंज में एनायन एक्सचेंज हो जाएंगे, और इस तरह से जो मुझे यहाँ पे वाटर मिलेगा उस पर ना ही कैटायन होगा और ना ही एनायन होगा। जो वाटर होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट वाटर मुझे इस तरह से यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। आयन एक्सचेंज प्रोसेस के बाद अब हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो पहला एडवांटेज ये है कि इस मेथड से हम ऐसे वाटर को भी ट्रीट कर सकते हैं जो हाईली एसिडिक हो या जो हाईली अल्कलाइन हो, ठीक है। सेकंड, जो लास्ट स्टेप में हमें जो सॉफ्ट वाटर मिला है उसकी हार्डनेस जो होती है वो 0 ppm होती है ना, 0 ppm है। तो इस हार्ड वाटर का यूज़ मैं हाई प्रेशर बॉयलर में भी कर सकता हूँ। ये सारे इसके क्या हो गए, एडवांटेज हो गए, है ना। इसके पहले हमने देखा है क्या, लाइम सोडा प्रोसेस, उसमें 15 ppm के ऊपर तक का मुझको हॉट वाटर मिलता था, सॉफ्ट वाटर मिलता था, है ना। हार्डनेस उसकी कितनी होती थी, 15 ppm तक होती थी। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, जियोलाइट प्रोसेस, उसमें जो मुझे सॉफ्ट वाटर मिलता था उसका हार्डनेस का लेवल होता था 10 to 15 ppm। तो उन दोनों ही वाटर को मैं बॉयलर पे यूज़ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे मुझे 0 ppm का हार्डनेस का मुझे क्या मिल रहा है, सॉफ्ट वाटर, मतलब वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार के कोई मिनरल्स नहीं है ना। तो वो मेरे लिए हाईली बेनिफिशियल होगा, किस लिए, हाई प्रेशर बॉयलर के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसके डिसएडवांटेज। तो सबसे पहली बात है जो इक्विपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है ना। दूसरा, जो इसमें केमिकल यूज़ करते हैं हम, मतलब जो हम कैटायन रेजिन्स और एनायन रेजिन्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें वो जो केमिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तीसरा, यदि अगर मेरा वाटर की टर्बिडिटी 10 ppm से ज़्यादा हो, है ना, जो मैंने वाटर यूज़ कर रहा हूँ ट्रीटमेंट करने के लिए, हॉट वाटर यूज़ कर रहा हूँ, उसकी टर्बिडिटी 10 ppm से ज़्यादा हो, तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता, है ना। तो ये जो प्रोसेस का जो प्रोडक्शन होता है सॉफ्ट वाटर का वह कम हो जाता है। तो इसके लिए बेटर ये होगा कि हम ऐसे वाटर का यूज़ करें इस प्रोसेस के लिए जिसकी टर्बिडिटी 10 ppm से कम हो।
तो उसके लिए हम पहले वाटर को इसमें यूज़ करने के पहले ट्रीट कर लेंगे। ट्रीट करने का सेंस उसमें हम डाल देंगे कोएगुलेंट, है ना, मतलब कोएगुलेशन प्रोसेस किए, कोएगुलेंट मिला दिए, तो फिर जितने भी उसमें इम्प्योरिटीज़ रहेंगे वो नीचे बैठ जाएगा, फिर उसको फिल्टर करके अलग कर दो। तो इस तरह से वाटर की टर्बिडिटी 10 ppm से कम हो जाएगी और उसे हम यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस में। ओके, तो इस वीडियो में हमने आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी देख लिया है और इस तरह से हमारा वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक होगा उसका वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।